तो एक ऐसा स्पेसशिप जिसको लाइट हाउस की तरह वर्क करने के लिए स्पेस में छोड़ा गया था और उसका काम था डार्क मैटर जोन में जाने से लोगों को रोकना, क्योंकि अगर उस डार्क मैटर जोन में बिना परमिशन के कोई अंदर जाने की कोशिश करता तो उस स्पेसशिप के परखच्चे उड़ जाते और उसकी परमिशन भी दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलती थी। अब उस डार्क मैटर जोन के अंदर जाने के लिए किसकी परमिशन की जरूरत पड़ती थी और उस डार्क मैटर जोन के आगे क्या है, वो सब जानने के लिए मिलेगा आपको इस कहानी के अंदर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है स्पेस से। स्पेस में असल में एक बीकन 23 नाम के एक स्पेसशिप को छोड़ा गया था, जिसका काम यही था कि वो एक लाइट हाउस की तरह वहां पर से गुजरने वाले स्पेसशिप को आगे मौजूद डार्क मैटर जोन के बारे में बता सके, क्योंकि किसी को भी उस डार्क मैटर जोन के बारे में नहीं पता था। और अगर ऐसे में कोई भी स्पेसशिप उस डार्क मैटर जोन के अंदर चला जाता तो उसके परखच्चे उड़ जाते। बीकर 23 में अभी के लिए रहने वाले कीपर का नाम सोलोमॉन था और आज वो अपने काम को कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे क्रैश नाम के एक स्पेसशिप का सिग्नल आता है, जो कि जल्दी ही बीकन 23 के पास से गुजरने वाला था। क्रैश की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है, जो देखने के बाद सोलोमॉन तुरंत ही उसे सिग्नल देने की कोशिश करता है, पर किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उसका मैसेज क्रैश के लोगों तक नहीं पहुंच पाता और क्रैश एंटर कर जाता है सीधा डार्क मैटर जोन में। वहां पर जाते ही उसके परखच्चे उड़ गए थे और सोलोमोन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो क्रैश के लोगों को सिग्नल नहीं दे पाया और सारे के सारे लोग मारे गए। लेकिन तभी बीकन 23 में रहने वाला एआई सोलोमोन को बताता है कि क्रैश में मौजूद एक औरत का स्लीपिंग पॉड स्पेस में आ गया है और अगर सोलोमोन चाहे तो वो उसको बचा सकता है। सोलोमोन भी तब टाइम को वेस्ट नहीं करता और जल्दी से किसी तरह से उस पॉड को बीकन 23 के अंदर ले आता है। थोड़ी देर बाद जब वो पॉड खुलता है तो उसमें से एस्टर नाम की एक औरत बाहर आती है। तो एस्टर की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि वो और उसकी टीम वाले असल में बीकन 23 के अंदर ही आ रहे थे, क्योंकि आज से 1 साल पहले अचानक से सोलोमोन ने उनके पास मैसेज करा था और उनको बताया था कि उसे स्पेस में कुछ खास तरह के मिनरल्स मिले हैं और उन मिनरल्स के बारे में उसको कुछ भी आइडिया नहीं है। शुरुआत में तो उनकी कंपनी वालों ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, पर क्योंकि वो लोग भी अब उत्सुक थे कि वो मिनरल्स क्या हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने एस्टर और उसकी टीम को बीकन 23 की तरफ भेजा था। पर अभी एस्टर को ये बात समझ नहीं आती कि बीकन 23 को आखिरकार उनके आने का सिग्नल इतना लेट क्यों मिला। पर चलो कोई बात नहीं, सिग्नल लेट भी मिला तो उसने रिप्लाई करने में इतना देर क्यों लगा दी। इस पर सोलोमोन उसको बताता है कि असल में बीकन 23 का सिस्टम पूरी तरह से हैक हो चुका है और इसी कारण से वो बीकन 23 से एस्टर पर मैसेज नहीं भेज पाया। एस्टर तो ये बात जानने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और साथ ही सोलोमोन भी थोड़ा सा अजीब बर्ताव कर रहा था। सोलोमोन को तो इस बारे में याद ही नहीं होता कि उसने 1 साल पहले अपनी कंपनी को कोई मैसेज भी भेजा था। एस्टर को ये थोड़ा सा अजीब लगता है पर वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। वो भी स्पेसशिप के एआई से बात करने की भी कोशिश करती है, पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि स्पेसशिप का एआई कुछ बोल ही नहीं रहा था। वो सिर्फ टेक्स्ट के थ्रू ही बात करा करता था और बोलने पर किसी कमांड को फॉलो करा करता था। ये भी एस्टर को थोड़ा सा अजीब लग रहा था और सोलोमोन के हिसाब से भी एस्टर को जाकर थोड़ा सा आराम करना चाहिए था, क्योंकि अभी अभी वो बस मरते मरते जिंदा बची थी। एस्टर तब आराम करने के बहाने अंदर की तरफ चली तो जाती है, पर अंदर जाकर वो स्पेसशिप के ही एआई बार्ट से थोड़ी देर बात करती है और उससे जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार बीकन 23 पर चल क्या रहा है। और तब जाकर एस्टर के सामने इतनी खतरनाक सच्चाई आती है जो सुनने के बाद तो उसका एकदम दिमाग ही हिल गया था। असल में अब तक वो जिस आदमी को सोलोमोन समझ रही थी वो तो सोलोमोन था ही नहीं और उस आदमी ने सोलोमोन को कब का जान से मार दिया था। अब जैसे ही एस्टर को ये बात पता चलती है तो वो अपने बैग से अपने साथ लेकर आई एक एआई को निकालती है जिसका नाम हारमनी था। तब वो हारमनी की मदद से जैसे तैसे उस आदमी को ट्रिक करती है जो कि अपने आप को सोलोमोन बता रहा था और उसको एयरलॉक सिस्टम के अंदर बंद कर देती है। और क्योंकि एस्टर को ये भी लग रहा होता है कि उस आदमी ने बार्ट को भी हैक करा होगा, इसीलिए वो हारमनी की मदद से बार्ट के ऊपर भी अपना पूरा कंट्रोल ले लेती है। फिर बाद में जाकर जब वो उस आदमी से बात करती है तो उसको पता चलता है कि असल में वो आदमी आईएसए का ही एक सोल्जर है। उसका नाम असल में होलैंड था और वो यहाँ पर किसी काम से आया था।
और यहाँ पर रहने वाले असली बीकन कीपर यानी कि सोलोमन ने उसको ट्रिक करा और वो उसकी स्पेसशिप को लेकर यहाँ से भाग गया। होलन तो उसी समय से वहां से निकलना चाहता था, जिसके लिए उसने सोलोमन को कांटेक्ट भी करा। पर सोलोमन तो वहां से स्पेसशिप को लेकर ऐसे गायब हो गया जैसे कि गधे के सर से सींग। एस्टर उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रही थी, पर पॉट उसकी बात को सिरे से नकार देता है और उसको ही सोलोमन का किलर बताता है। इसीलिए अब एस्टर ने भी होलन से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। पर जब वो थोड़े टाइम के लिए होलन को ऑब्जर्व करती है तो उसके सामने आता है कि होलन को असल में पीटीएसडी है। उसकी ऐसी सिचुएशन को देखकर एस्टर उसकी मदद करना चाहती थी, पर उससे पहले वो उससे ये जानना चाहती थी कि सोलोमन को जो मिनरल्स मिले थे वो उसने कहाँ पर छुपा कर रखे हैं। होलन भी तब उसको उस बोर्ड तक ले जाने के लिए तैयार था जिसमें सोलोमन ने उन पत्थरों को रखा था, पर बदले में वो एस्टर से डिमांड करता है कि जब आईएसए वाले उसको लेने के लिए आएंगे तो एस्टर होलन के लिए भी एक कटर स्पेसशिप का इंतजाम करेगी ताकि वो भी यहाँ से निकल सके। एस्टर भी तब कुछ सोचने लगती है, पर बाद में वो इस पर मान जाती है और होलन भी उसको रॉक्स के पास वॉल्ट के अंदर ले जाता है। पर जैसे ही होलन उन पत्थरों के पास गया था वैसे ही उसको कुछ अजीब सी विजन्स आने लग गए थे और वो बेहोश हो गया था। फिर उसके बाद जब उसकी आंख खुली तो वो फिर से एयरलॉक सिस्टम में था और उसके सामने एस्टर थी जो उसको ऐसे ही नहीं जाने देने वाली थी। अब एस्टर ने ऐसा क्यों करा? उसका साफ सा जवाब यही था कि एस्टर को अभी भी यही लग रहा होता है कि सोलोमन की जान होलन ने ही ली है। अब वो दोनों इस बारे में आयरन मैन और थैनोस की तरह लड़ने लग गए थे कि तभी अचानक से बीकन शिप पर एक अनऑथोराइज्ड एक्सेस होता है जो कि एक दूसरी स्पेसशिप की तरफ से था और वो स्पेसशिप जबरदस्ती बीकन शिप को अपने शिप से डॉक कर लेता है। वो सारे असल में स्पेस पायरेट्स थे जो कि वहां पर क्रैश के फूटने की वजह से उसके बचे हुए सामान को लेने के लिए आए थे। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने बीकन 23 को देखा वैसे ही उन्होंने मन बना लिया कि वो बीकन 23 को भी लूटेंगे। अब जैसे ही इस बारे में एस्टर को समझ में आता है तो सबसे पहले तो वो बीकन 23 के सारे हैचेस को बंद कर देती है, जिससे न तो वो पायरेट्स उसके पास पहुंच सकते थे और ना ही अभी उन पायरेट्स की वजह से उसे कोई खतरा था। पर उनमें से ही हम लोग एक पायरेट को देखते हैं जो कि किसी तरह से बॉट को हैक कर लेता है और अब उसके पास स्पेसशिप का पार्शियल कंट्रोल था। मतलब कि कुछ चीजें ऐसी थी जिनको वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता था। अब जैसे ही हार्मनी उन सभी लोगों के डेटाबेस को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उन लोगों के लीडर का नाम ऑन्डी है जो कि उसी शिप पर मौजूद था। ऑन्डी सच में एक जाना माना पायरेट था और सारे के सारे लोग उससे काफी ज्यादा डरते थे। इवन हार्मनी ने वहां पर कैनेडी नाम की एक औरत को भी पहचान लिया था जिसकी पूरी सिविलाइजेशन एक प्लेनेट में बर्बाद हो गई थी। उसके बाद से ही वो इस तरह से भटक रही थी और उसका बेटा फिंच भी उसके साथ था। फिंच तब बीकन 23 में घूमते हुए ही एयरलॉक सिस्टम के पास चला जाता है जिसमें होलन बंद होता है। उसको देखने के बाद वो एयरलॉक सिस्टम से उसको बाहर निकालता है और उसको ओंडी के पास लेकर जाता है। ओंडी तब उससे जानने की कोशिश करता है कि बीकन 23 पर क्या क्या काम की चीजें हैं। होलन भी उसे इस बारे में बताने को तो तैयार था और साथ ही वो उन पांचों हैचेस को खोलने के लिए भी तैयार था जिनको एस्टर ने बंद करा था। पर बदले में वो ऑन्डी के साथ डील करता है कि पांचों हैचेस खुलने के बाद जब वो सारे सामान को वहां से लेकर जा रहा होगा तो वो होलन को भी एक स्पेसक्राफ्ट दे देगा ताकि होलन भी यहाँ से निकल सके। ऑन्डी खुद भी इस बात को अच्छे से जानता था कि अगर वो होलन की बात को नहीं मानेगा तो उसे पांचों हैचेस को खोलने में काफी घंटों का समय लग जाएगा और उसके पास इतना ज्यादा समय नहीं था क्योंकि आईएसए यानी कि इंटरनेशनल स्पेस अथॉरिटी वाले जल्दी ही उस शिप तक आने वाले थे और अगर वो लोग वहां पर आ जाते तो ओंडी को वो लोग बहुत आराम से पकड़ लेते। ओंडी तब होलन के साथ तुरंत ही हाथ मिला लेता है और जैसे ही होलन के पास मौका आता है वैसे ही वो एक हैच को खोलने के बहाने उस हैच के ही अंदर चला जाता है और वहीं से एस्टर के पास जाने का भी रास्ता था। मतलब कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो होलन ने यहाँ पर ओंडी को बुड़बक बनाया था और वो बस वहां पर बचने के लिए ही उसके सामने ये सब ड्रामे कर रहा था। एस्टर तो होलन की ये चालाकी देखने के बाद काफी ज्यादा शौक थी। पहले तो जब वो उसके पास जाता है तो उन दोनों में काफी ज्यादा बहसबाजी होती है क्योंकि एस्टर ने होलन को धोखा दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी होलन यहाँ पर एस्टर की ही मदद करने का डिसाइड करता है
और वो किसी भी हालत में उन पायरेट्स को इन हैचेस के अंदर नहीं आने देना चाहता था, क्योंकि इससे एस्टर की जान को भी खतरा हो सकता था। एस्टर को भी तब होलन के ऊपर पूरी तरह से भरोसा हो जाता है और वो होलन को बता देती है कि वो आईएसए के लिए वर्क नहीं करती और आईएसए वाले भी यहाँ पर नहीं आने वाले थे। वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है जिसका नाम QTA है। होलन ये जानकर काफी ज्यादा शॉक होता है, पर उनके पास अभी मेन दिक्कत उन पायरेट से लड़ाई करना था। पर होलन के पास इसका भी एक तरीका होता है, क्योंकि जब वो आर्मी में वर्क करता था तो उसके शरीर के अंदर काफी सारी मॉडिफिकेशंस करी गई थी और काफी सारे हथियार को लगाया गया था। उन्हीं हथियार को अभी वो चार्ज करने लगता है ताकि पायरेट से लड़ाई होने पर वो बहुत आराम से पायरेट्स को जान से मार सके। अब बाहर हम लोग कैनेडी को देखते हैं जो कि फिंच के साथ घूम रही थी और वो उन रॉक्स को चुराने की कोशिश करती है जो कि असली सोलोमोन को मिले थे। वो उनको लेकर जा ही रही होती है कि उतने में ही होलन भी पूरी तरह से चार्ज हो जाता है और वो 6 के 6 हैचेस को खोल देता है, जिसके बाद वो ऊपर जाकर पायरेट से लड़ाई करने लग गया था। और दूसरी तरफ हम लोग एस्टर को देखते हैं जो कि कैनेडी के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि शायद उसे बुरे काम छोड़ देने चाहिए। कैनेडी शुरुआत में तो इस बात पर बिल्कुल भी नहीं मानती और बाद में जब एस्टर उससे बात करते हुए रिक्वेस्ट करती है कि जब वो यहाँ से जाए तो वो अपने साथ होलन को भी ले जाए, तो कैनेडी भी समझ जाती है कि शायद उसको भी बुरे काम नहीं करने चाहिए। और ऐसा उसके दिमाग में सिर्फ इसीलिए आया था क्योंकि बेशक से एस्टर के सामने अभी उसकी मौत खड़ी थी और उसके बावजूद भी वो अपने बारे में ना सोचकर होलन के बारे में सोच रही थी। फिंच तो शुरुआत में इसके लिए नहीं मान रहा होता। इवन वो कैनेडी से भी काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि कैनेडी की गलतियों की वजह से ही उनका प्लेनेट कोलैप्स करा था। और कैनेडी जैसे तैसे उसको समझाती है और वो लोग रॉक्स को उसी जगह पर छोड़कर वापस से अपने शिप में जाने लगते हैं। अब जाते जाते कैनेडी ने एस्टर को बता दिया था कि उन लोगों को भी किसी और ने नहीं बल्कि QTA वालों ने हायर करा होता है, और अगर वो लोग QTA वालों के पास उन मिनरल्स को लेकर जाते तो आगे चलकर वो उनकी लाइफ को बहुत अच्छे से संवार देते। एस्टर का तो ये बात जानने के बाद एकदम दिमाग फट गया था क्योंकि QTA वालों ने उसको भी मिनरल्स ही लाने को बोला था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो इस मिशन पर आई थी तो QTA वालों ने वहां पर आने के लिए दूसरी टीम को क्यों हायर करा। होलन अभी भी ऑन्डी और साथ ही उसके दूसरे साथी के साथ लड़ने लगता है। वो उन दोनों को ही नो ग्रेविटी जोन में फेंक देता है, जिसमें उस दूसरे पायरेट की तो मौके पर ही जान चली गई थी। पर ऑन्डी जैसे तैसे उस जगह से बाहर आ जाता है और होलैंड को मारकर बेहोश कर देता है। वो अभी होलैंड को जान से ही मारने वाला था कि तभी पीछे से वहां पर एस्टर पहुंच जाती है और एक डैगर की मदद से वो ऑन्डी को स्टैब करते हुए जान से मार देती है। फिर आगे जब होलैंड की आंख खुलती है तो एस्टर उससे बात करते हुए उसे बताती है कि अगर वो चाहे तो वो कैनेडी के साथ और उसके बेटे के साथ इस जगह को छोड़कर जा सकता है। एस्टर खुद वहां पर अकेले रहने वाली थी और वेट करने वाली थी कि QTA वाले वहां पर उसको लेने के लिए आए। शुरू में तो होलन वहां से जाने के लिए मान गया था, पर अचानक से ही उसको एस्टर के साथ एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है और वो एस्टर के पास ही वापस से लौट जाता है। कैनेडी और फिंच भी तब अपनी स्पेसशिप की तरफ जाने लग गए थे, पर जैसा कि फिंच को उसकी माँ ज्यादा पसंद नहीं थी, इसीलिए उन दोनों में फिर से बहसबाजी होती है और इस दौरान धोखे से फिंच कैनेडी को शूट करके जान से मार देता है। अब इस सीन में मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा बस इसीलिए आती है कि फिंच को अपनी माँ को मारने का बिल्कुल भी दुख नहीं होता और वो फिर से अपनी स्पेसशिप में जाकर जल्दी से स्पेसशिप को डीअटैच करते हुए उस जगह से रफू चक्कर हो जाता है। अब बाद में हम लोग होलन और एस्टर को देखते हैं जो जब उन पत्थरों को देखने जाते हैं तो अचानक से ही होलन को फिर से कुछ अजीब से विजन्स आते हैं और वो बेहोश हो जाता है। तब एस्टर को ये बात तो समझ आ जाती है कि वहां पर जो मिनरल्स मौजूद हैं वो होलन के PTSD को किसी वजह से ट्रिगर करते हैं और इसी वजह से वो बेहोश भी हो जाता है। समय के साथ होलन और एस्टर का बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है और एक दिन एस्टर होलन को अपने पेंडेंट को माइक्रोस्कोप से दिखाती है, जिसमें सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि उसके पेंडेंट के अंदर जो एलिमेंट मौजूद था वो बिल्कुल मिनरल्स के अंदर पाए जाने वाले रॉक्स के टुकड़ों की तरह लग रहा था। वो पेंडेंट एस्टर को उसकी माँ ने दिया था और उसकी माँ ने उसके बचपन में ही उसको अपने से दूर कर दिया था। अब जैसा कि बार्ट को उन पायरेट ने हैक करके बंद कर दिया था तो हार्मनी उसको जैसे तैसे रिवाइव करती है और उस समय पर भी बार्ट यही बोल रहा होता है
इस सोलोमन की मौत का कारण कोई और नहीं बल्कि खुद होलन है। पर हार्मनी को एस्टर की वजह से खुद भी होलन के ऊपर भरोसा हो गया था। इसीलिए वो बार्ट को समझाती है कि सोलोमन की जान होलन की वजह से नहीं गई। एक दिन अचानक से होलन के ऊपर एक मिस्टीरियस आदमी आकर अटैक करता है और होलन को बहुत बुरी तरह से मारता है। होलन भी तब वहां पर उससे लड़ाई कर रहा था, पर अचानक से ही वहां पर एस्टर पहुंच जाती है और उन दोनों को लड़ाई करने से रोकती है। फिर बाद में हम लोग जान पाते हैं कि वो मिस्टीरियस आदमी असल में एक मिस्टीरियस औरत थी जिसका नाम कोली था। वो एस्टर के साथ QTA में ही काम करा करती थी और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। समझ में आया कि इसके बैटिंग ना कर पाने की वजह से इसका नाम कोहली रखा गया, नहीं तो शायद इसका नाम कोहली होता। कोहली को वहां पर इसीलिए भेजा गया था ताकि वो एस्टर की मदद कर सके और उन मिनरल्स को लेकर QTA वालों के पास वापस से जा सके। अब जैसा कि एस्टर का भी होलन के साथ एक अच्छा बॉन्ड बन चुका था, इसीलिए वो वहां पर कोहली से कहती है कि पहले वो लोग होलन को अपने साथ लेकर किसी सेफ प्लेस पर ड्रॉप करेंगे और उसके बाद ही वो मिनरल्स को लेकर QTA वालों के पास जाएंगे। कोहली को तब ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि एस्टर अकेले अकेले होलन के साथ बैटिंग करे और इसी बात से वो काफी ज्यादा जेलस भी फील कर रही थी। वो धीरे धीरे उन दोनों के बीच में ही कूद डालना चालू कर देती है और होलन के बारे में थोड़ा सा डेटा अपने पास से निकालने के बाद वो एस्टर को बताती है कि होलन ने अपनी टीम को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था और वो इस जगह पर भाग आया था। तब उसने एस्टर को तो ऐसी फालतू बातें बोली थी, तो दूसरी तरफ वो होलन के पास जाकर भी उसे बताती है कि किस तरह से एस्टर सिर्फ सभी लोगों का यूज करती है और बाद में उन्हें कूड़े के ढेर की तरह साइड में फेंक देती है। एस्टर और होलन दोनों ही एक दूसरे से अब थोड़ा बहुत नाराज रहने लग गए थे और उनके बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। अब एस्टर एक दिन ऐसे ही बीकन 23 में घूमते हुए अपने उस पॉड के पास जाती है जो कि ब्लास्ट में स्पेसशिप से बाहर आ गया था। उसको देखने पर एस्टर के सामने एक सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज आती है कि उसके स्पेस पॉड के अंदर 2 ऑक्सीजन सिलेंडर को एक्स्ट्रा रखा गया था ताकि उसका पॉड स्पेस में ही बहते हुए बीकन 23 के पास आ जाए। और इस सब का तो मतलब सिंपल सा था कि QTA वालों ने ये सारी चीजें जानबूझकर करी थी। एस्टर जब इस बारे में कोहली से बात करती है तो उसे पता चलता है कि कोहली को भी इस बारे में सब कुछ पहले से पता था और असल में उसका मिशन एस्टर को वापस ले जाने के साथ साथ होलन को जान से भी मारना था। उसका रीजन सिर्फ यही था कि होलन भी पहले के समय पर QTA वालों के लिए ही काम करा करता था। उसने ही उनकी टीम को धोखा दिया और वो यहाँ पर भाग कर आ गया, जिसके बाद से शायद से उसकी मेमोरीज चली गई और बाद में उसको कुछ भी याद नहीं रहा। ये बात जानने के बाद एस्टर को काफी ज्यादा बुरा लगा था। वो कोहली को रोकने की कोशिश करती है पर कोहली उसको बेहोश कर देती है और होलन को जान से मारने के लिए जाने लगती है। पर उसके होलन को जान से मारने से पहले एस्टर भी उठ चुकी थी और उसने कोहली को रोकने के चक्कर में उसके ही पेट में चाकू मार दिया था, जिससे बेचारी कोहली तो वहीं पर मारी गई थी। अब इसी के साथ कहानी वहां से 180 साल पहले जाती है। उस समय पर मिलान नाम का QTA इंडस्ट्रियलिस्ट बीकन 23 पर आया था और मिलान उन लीड इंजीनियर्स में से एक था जिन्होंने बीकन 23 को बनाने का काम करा था। हालांकि इस बारे में किसी को कुछ भी पता तो नहीं था और वहां पर मिलान भी जानबूझकर एज अ वर्कर ही आया था। उस समय पर बीकन 23 की पहली कीपर थी और उस कीपर का रिलेशन वहां के AI बार्ट के साथ बिल्कुल माँ बेटे के रिश्ते की तरह था। मिलान वहां पर इसीलिए आया था ताकि वो बीकन 23 के सिस्टम को हैक करके उससे उस आर्टिफैक्ट की इंफॉर्मेशन निकाल सके जो कि बीकन 23 में रहने वाली कीपर ने देखा था। मिलान के फर्जी डॉक्यूमेंट देखने के बाद बीकन कीपर को उसके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होता और वो उसका ऐसे स्वागत करती है जैसे कि उसके घर में कोई अतिथि आया हो। लेकिन बार्ट इतनी आसानी से अपनी माँ को मरते हुए नहीं देख सकता था। वो जल्दी से एक एंटीटोड को एक नैनोबॉट के जरिए बीकन कीपर के मुंह में डलवाता है और बीकन कीपर वापस से सही हो जाती है। फिर वो बीकन कीपर मिलान के पास जाती है और बाद में हम लोग मिलान की बातों से जान पाते हैं कि मिलान ने तो बीकन कीपर को मारने की कोशिश करी ही नहीं थी। उसने जो ड्रग दिया था उसकी वजह से बीकन कीपर बस बेहोश होने वाली थी और मिलान शांति से अपने काम को करते रहने वाला था। पर बार्ट ही दिमाग से पैदल था क्योंकि उसने उस बेहोश करने वाली दवाई को पॉइजन समझ लिया और बेकार में ही बीकन कीपर को एंटीडोट खिला दिया। बाद में जब मिलान और बीकन कीपर बात करते हैं तो उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मिलान असल में एक ऐसी मशीन बनाना चाहता है जिसके अंदर वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को डाल सके। मतलब कि वो इंसानों को इमॉर्टल करना चाहता था
और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। मिलान आया भी यहाँ पर सिर्फ इसीलिए था क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जिस आर्टिफैक्ट को बीकन कीपर ने स्पेसशिप के बाहर देखा था, उसी की मदद से उसके एक्सपेरिमेंट को सफल कर पाना पॉसिबल है। वो बीकन कीपर से इस बारे में पूछता भी है, और बीकन कीपर को उस आर्टिफैक्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। जैसे जैसे वो दोनों एक दूसरे से बात करते जाते हैं, वैसे वैसे उन दोनों को एक दूसरे के साथ काफी अच्छा लगने लगता है। उन दोनों ने ही एक दूसरे को ऑफर करा था कि वो एक दूसरे के साथ आकर रहें, और ना तो बीकन कीपर उस बीकन 23 को छोड़कर जा सकती थी, और ना ही मिलान उस जगह पर हमेशा के लिए रुक सकता था। इसीलिए वो लोग आखिरी बार अलविदा लेते हैं और मिलान वहां से जाने लगता है। लेकिन मिलान वहां से एयर लॉक सिस्टम में पहुंचा ही था कि बार्ट उसको गुस्से में आकर वहीं पर लॉक कर देता है और वहां की सारी ऑक्सीजन खत्म कर देता है। बार्ट को अभी भी यही लग रहा होता है कि मिलान वहां पर उसकी माँ को मारने के लिए आया था और इसीलिए वो ऐसा कर रहा था। बीकन कीपर तब उसको रोकने की भी कोशिश करती है, पर बार्ट उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता, जिससे मिलान तो बेवजह ही मारा गया था। तब मिलान अपने मरने से पहले अपने साथ लाए एक एआई को एक्टिवेट कर देता है और उसे ऑर्डर देता है कि उसके मरने के बाद वो उसके काम को पूरा करे। तब वो एआई, जिसका नाम एल्फ था, वो उस काम को करने के लिए मान जाता है और वो एक्टिवेट होते ही सबसे पहले बीकन कीपर के पास जाता है। पर अभी अभी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बीकन कीपर से उस आदमी को छीन लिया था जिससे उसे सच में मोहब्बत हो गई थी। इसीलिए अब बीकन कीपर किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भरोसा नहीं करना चाहती थी, और वो एल्फ को उसके काम में मदद करने के लिए साफ इनकार कर देती है। साथ ही उस समय हमें ये बात भी पता चलती है कि बीकन 23 के बाहर जो आर्टिफैक्ट दिखाई देता है, उसको सिर्फ ह्यूमन आइज से ही देखा जा सकता है। एल्फ भी तब चुपचाप वहां से चला गया था। उस समय पर बार्ट लगातार बीकन कीपर से माफी मांग रहा था, पर बीकन कीपर तो उसकी बात को सुनती ही नहीं है। अब इसी के साथ कहानी वहां से प्रेजेंट में आती है, और हम लोग प्रेजेंट टाइम पर देखती हैं कि एस्टर जब होलैंड के उस सूट को देख रही थी जिसको पहनकर वो बीकन 23 में आया था, तो उसको पता चलता है कि उस सूट के अंदर काफी सारे कैमरास लगे हुए थे। और जैसा कि होलैंड को उसके लास्ट मिशन और उसकी पास्ट मेमोरीज के बारे में कुछ भी याद नहीं था, इसीलिए वो जल्दी से उसके कैमरा फुटेज को देखने लगता है। तब जाकर उसे पता चलता है कि पहले के टाइम पर वो क्यूटीए वालों के साथ ही काम करा करता था, और वो अपनी एक टीम के साथ उन मिनरल्स को लेने के लिए एक प्लेनेट पर गया था। पर उन मिनरल्स के अंदर से कुछ अजीब से फ्यूम्स निकल रहे थे जो होलैंड की नाक में चले जाते हैं, और उसके बाद से ही उसको पीटीएसडी हो जाता है। उस समय पर होलैंड और उसके साथियों की उस प्लेनेट पर किसी से लड़ाई भी चल रही थी। तब अचानक से ही होलैंड को कुछ होने लग गया और वो अपनी पार्टनर जेड को वहीं पर छोड़कर भाग आया। और इसका मतलब साफ था कि होलैंड अपनी टीम को छोड़कर नहीं भागा था, बल्कि वो लोग उस जगह पर मारे गए थे। होलैंड तब बस अपनी जान बचाने के लिए भागा था, और वो जैसे तैसे शिप को बीकन 23 तक ले आया था। और अब एस्टर को ये बात भी पता चल गई थी कि शायद उन मिनरल्स में किसी तरह का वायरस है जो कि ह्यूमन ब्रेन्स को या फिर कुछ ह्यूमंस के ब्रेन्स को पूरी तरह से बर्बाद तक कर सकता है। तब एस्टर डिसाइड करती है कि वो लोग उन मिनरल्स पर स्टडी करेंगे, और वो लोग उन मिनरल्स के ऊपर स्टडी कर पाते उससे पहले ही अचानक से बीकन को कुछ हेलुसिनेशंस होने लगती हैं, जिसमें वो अपनी पार्टनर जेड को देखता है। तब जेड उसको जैसे तैसे बात करते हुए कन्विंस करती है कि वो उस हैच में जाए जहाँ पर वो मिनरल्स रखे हुए हैं, और हैच के रूफ को खोल दे। अब जैसे ही होलन ऐसा करता है, वैसे ही वहां पर मौजूद सारे मिनरल स्पेस में ही उड़ गए थे। अब होलन को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उसने ये कांड क्यों करा, और वो मिनरल वाले पत्थर वहां से निकलना क्यों चाहते थे। जिसके साथ ही कहानी वहां से एक बार फिर से पास्ट में जाती है। उस समय पर सोलोमन उस बीकन 23 पर रहा करता था, और वहां पर उसे वो मिनरल्स भी मिले थे। उन्हीं मिनरल्स के ऊपर वो स्टडी करना चालू कर देता है और उनके बारे में अपने जनरल में लिखने लगता है। और एक दिन वो अपने काम को कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके पास एक दिन हॉलैंड का मैसेज आता है, जो कि अपनी स्पेसशिप को बीकन 23 के साथ डॉक करना चाहता था, क्योंकि उसके स्पेसशिप में ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में बची थी। सोलोमन ने होलैंड को उसके शिप के साथ डॉक करने की परमिशन नहीं दी थी, क्योंकि उसको होलैंड के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था। पर होलैंड तब जबरदस्ती बीकन 23 को अपने शिप के साथ डॉक कर लेता है, और किसी तरह से बीकन 23 में आकर सोलोमन से उसका पूरा कंट्रोल ले लेता है। वो तब सोलोमन को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे बस थोड़ी सी ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए,
और बाद में वो किसी और जगह पर जाकर अपनी ऑक्सीजन सप्लाई को रिफिल करवा लेगा। लेकिन सोलोमन उसकी स्पेसशिप की पाथ को देखकर बताता है कि वो ऑलरेडी ऐसी काफी सारी जगह पर रुक चुका है जहां पर से वो ऑक्सीजन को रिफिल करवा सकता था। और इसका मतलब यही था कि उन फ्यूम्स की वजह से उसी समय पर होलन की याददाश्त जाना चालू हो गई थी और वो जहां जहां पर भी रुका था उस जगह के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं होता। होलन तब काफी ज्यादा परेशान हो गया था। उसको अजीब अजीब से हेलुसिनेशन आ रहे थे और जैसे ही वो सोलोमन के ढूंढे गए पत्थर के पास जाता है वैसे ही वो बेहोश हो जाता है। सोलोमन तो खुद ही एक डरपोक किस्म का इंसान था और इसीलिए जैसे ही उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उल्टा होलन की ही शिप में चला जाता है और उसको बीकन 23 में ही बांधकर होलन की शिप को वहां से लेकर निकल जाता है। उसके थोड़ी देर बाद जब होलन की आंख खुलती है और उसे सारी सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बार्ट से रिक्वेस्ट करता है कि वो जल्दी से सोलोमन से कांटेक्ट करे और उसे वापस आने को बोले क्योंकि सच में होलन की शिप में बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं थी। बार्ट तब सोलोमन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता तो है पर सोलोमन की तरफ से उसे कोई भी रिप्लाई नहीं आता, जिसके बाद से ही बार्ट ने सोलोमन की मौत का जिम्मेदार होलन को ठहराना चालू कर दिया था। और होलन इस बात से इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि उसने बार्ट की स्पीच को ही बंद कर दिया था। क्योंकि साथ ही अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है जहां पर हम लोग देखते हैं कि होलन और साथ ही एस्टर दोनों ही उन रॉक्स को देख रहे थे जो कि अब स्पेस में जाकर एक अननेचुरल सा पोर्टल टाइप कुछ बनाने लगते हैं जो कि एक आर्टिफैक्ट की तरह लग रहा था। और इसका मतलब यही था कि उन रॉक्स की वजह से ही वो आर्टिफैक्ट बनता था पर किसी वजह से वो रॉक्स एक दूसरे से अलग हो गए थे और इसीलिए वो इतने समय से आर्टिफैक्ट नहीं बना पा रहे थे। अब यहाँ पर से एक बार कहानी फिर से पास्ट में जाती है जहाँ पर हम लोग कियर नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो असल में एक स्पेस ग्रुप का हिस्सा होता है जो लोग नहीं चाहते थे कि इंसान स्पेस को और ज्यादा एक्सप्लोर करे क्योंकि उसके हिसाब से स्पेस को और ज्यादा एक्सप्लोर करना अपनी ही मौत को दावत देने जैसा था। और इसीलिए उसके बाकी सारे ग्रुप मेंबर बहुत सारे स्पेसशिप को ब्लास्ट करने के लिए गए थे और वो खुद यहाँ पर बीकन 23 को ब्लास्ट करने आया था। कियर ने बीकन 23 में एक बॉम्ब को लगा दिया था और वो जल्दी ही ब्लास्ट भी होने वाला था। और बार्ट वहां पर उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसको एक कहानी सुनाने का वादा करता है जिससे उसको पता चलने वाला था कि सबसे पहले आसमान में बनने वाले उस आर्टिफैक्ट को किसने देखा था। कियर ने भी उस आर्टिफैक्ट के बारे में सुना तो होता है पर पास्ट में हुए किसी इवेंट की वजह से वो आर्टिफैक्ट लोगों को दिखना बंद हो गया था। इसीलिए कियर को पहले तो उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और बाद में बार्ट उसको जैसे तैसे अपनी बातों पर भरोसा दिलवा देता है। तब सबसे पहले वो बीकन 23 में रहने वाली बीकन की सबसे पहली कीपर के बारे में बताता है जिसने उस आर्टिफैक्ट को देखा था। उस आर्टिफैक्ट को देखने के बाद वो एक अलग ही सोच में डूब गई थी और उसको समझ ही नहीं आ रहा था और उसके मन में बार बार उस आर्टिफैक्ट को देखने की मंशा होती रहती थी। और एक दिन वो उस पर रिसर्च करते करते इतना ज्यादा बौखला जाती है कि जैसे ही आर्टिफैक्ट उसके ज्यादा नजदीक आता है वैसे ही वो अपनी स्पेसशिप से एक पॉड को लेकर उस आर्टिफैक्ट की तरफ चली जाती है, जिसके बाद से ही उस बीकन कीपर का नामो निशान तो एकदम गायब हो गया था और वो आर्टिफैक्ट उस समय पर भी लोगों को दिखाई देता था। उस समय पर आईएसए वालों को भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था। उन्हें बस यही लग रहा था कि शायद वो आर्टिफैक्ट लोगों से किसी तरह से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है और उन्हें मरने पर मजबूर करता है। और जाहिर सी बात है कि एक अकेले इंसान के दिमाग को काबू करना काफी ज्यादा आसान होता था। इसीलिए बीकन 23 पर अगली बार वो सीधा एक कपल को भेजते हैं ताकि उन दोनों में से कोई भी बेवकूफी ना कर सके। उस कपल का नाम फारूद और गीशा था और गीशा और फारूद को वहां पर हर एक चीज करनी अलाउड थी सिवाय इसके कि वो वहां पर बच्चे पैदा करें। पर इसके बावजूद भी गीशा एक दिन प्रेग्नेंट हो जाती है और फारूद और गीशा दोनों ही जानबूझकर आईएसए वालों से इस बात को छुपा लेते हैं, जिसका रीजन बस इतना सा होता है कि अगर आईएसए वालों को उनके बच्चे के बारे में पता चलेगा तो आईएसए वाले उनके बच्चे को अपने साथ अर्थ पर ले जाएंगे। आगे चलकर गीशा एक लड़की को जन्म देती है जिसका नाम पारसम रखा गया था। पारसम सच में काफी ज्यादा क्यूट और बहुत अच्छी लड़की थी और साथ ही उसका दिमाग भी काफी अच्छा था। पर जैसे जैसे पारसम बड़ी होती रहती है वैसे वैसे अचानक से उसका इंटरेस्ट उस आर्टिफैक्ट की तरफ बढ़ता जाता है और जब वो मात्र 5 साल की होती है तो वो स्पेसशिप से सिर्फ उस आर्टिफैक्ट को ही देखती रहती थी। उसको देखकर ऐसा लगता था
जैसे कि वो उस आर्टिफैक्ट की बातों को समझ रही हो और उससे कम्युनिकेट कर रही हो। तब फारूद, ईशा और साथ ही बार्ट तीनों ही कोशिश करते रहते थे कि वो पारसम को उस आर्टिफैक्ट को देखने से रोक सके, क्योंकि हो सकता था कि वहां पर से कुछ अलग ही तरह की वेव्स आ रही हों जो कि पारसम के दिमाग पर अफेक्ट करें। लेकिन जितना ज्यादा वो पारसम को रोकने की कोशिश करते, उतना ज्यादा ही पारसम वाइल्ड होती जाती, जिससे एक दिन गीशा को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो डिसाइड कर लेती है कि वो उस आर्टिफैक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि उस आर्टिफैक्ट के बारे में किसी को भी नहीं पता होता था कि वो कब कौन सी जगह पर दिखेगा। इसीलिए फारूद इसके ऊपर भी स्टडी करना चालू कर देता है और उसे पता चलता है कि स्पेसशिप का कोई सेंसर भी उस आर्टिफैक्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकता था। अब क्योंकि उसके पास उस आर्टिफैक्ट के रास्ते को डिटेक्ट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए धीरे धीरे फारूक उसके रास्ते को भी डिटेक्ट कर लेता है। उस दौरान फरसम की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो पूरा पूरा टाइम बस आर्टिफैक्ट को देखने की उम्मीद में बैठी रहती थी। और ये तो बात सिर्फ फरसम की थी। उस आर्टिफैक्ट को देखकर भी ऐसा ही लगता था जैसे कि वो आर्टिफैक्ट सिर्फ फरसम से ही मिलने के लिए आता हो। यीशा फारूक के नोट्स की मदद से आर्टिफैक्ट के अगले पाथ का पता करती है, और जैसे ही वो दिखाई देता है वैसे ही वो एक ड्रोन को उसके अंदर भेजकर उसके अंदर एक बड़ा एक्सप्लोजन कर देती है। और इसी वजह से उस आर्टिफैक्ट के सारे पत्थर एक दूसरे से दूर हो गए थे और वो आर्टिफैक्ट भी लोगों को दिखाई देना बंद हो गया था। खैर, अभी के लिए सबसे अच्छी चीज तो ये होती है कि परसम की हालत भी आर्टिफैक्ट के गायब होते ही सही होने लग गई थी और वो एकदम नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी। इसी के साथ कुछ और टाइम भी बीत जाता है और अब समय वो आ चुका था जब पारूद और गीशा को भी अपने साथ परसम को लेकर अर्थ पर वापस जाना था। उसी समय पर गीसा सबसे पहले तो परसम का नाम चेंज करके एस्टर रखती है और साथ ही वही उसको वो पेंडेंट भी गिफ्ट करती है जिसके अंदर उस आर्टिफैक्ट के मॉलिक्यूल्स थे। इस बात का मतलब साफ था कि प्रेजेंट टाइम पर हम लोग जिस एस्टर को देख रहे हैं वो असल में बीकन 23 में आई नहीं थी, बल्कि वो वहां पर वापस लौटी थी। मतलब कि वही बचपन में परसम थी और उसका ही आर्टिफैक्ट के साथ एक अलग बॉन्ड था। एयर की टाइमलाइन में हम लोग देखते हैं कि जब उसे बार्ट ये सारी बातें बताता है तो उसे बार्ट की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। उसे लग रहा होता है कि शायद उस आर्टिफैक्ट से एलियन इंसानों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो इस बारे में और ज्यादा कुछ सोच पाता उससे पहले ही वहां पर आईएसए वाले आ जाते हैं और केयर को पकड़ लिया जाता है। बार्ट ने उसको बेशक से रोकने के लिए ये सारी कहानियां सुनाई थी और उसने केयर को जो भी बात बताई थी वो एकदम सच थी। और उसके बाद ही बीकन 23 के अंदर सोलोमॉन आया था। उसे खाना बनाने का काफी ज्यादा शौक था, इसीलिए वो अपने साथ काफी सारे क्रोकरी आइटम्स को लेकर जाता है। पर जब वो बार्ट की बचकानी हरकतों को देखता है तो वो बार्ट की अब तक की सारी मेमोरीज को डिलीट कर देता है। और ऐसा उसने बस इसीलिए करा था ताकि आगे चलकर वो बार्ट को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके। और यही रीजन था कि बार्ट भी एस्टर को देखकर पहचान नहीं पाया था और एस्टर से रिलेटेड किसी भी पुराने डेटा को उसने किसी के बारे में डिस्कस भी नहीं करा था। और प्रेजेंट टाइम पर हम लोग देखते हैं कि एस्टर की नजर जब एक दिन आर्टिफैक्ट पर पड़ती है तो अचानक से उसको उसके बचपन की यादें आने लग गई थी। एस्टर को थोड़ी थोड़ी चीजें तो याद आ रही थी पर उसके दिमाग में एक क्लियर इमेज नहीं बन रही होती, इसके बारे में ही वो जानना चाहती थी कि तभी अचानक से उसकी स्पेसशिप के बाहर दस्तक होती है केयर की। वो एस्टर को उसके बारे में सब कुछ बताने के लिए तैयार होता है, पर वो एस्टर से भी एक मदद चाहता था। एस्टर तब उसको बीकन 23 के अंदर आने के लिए अलाउ कर देती है और केयर भी अपने दो साथियों के साथ अंदर आ जाता है। अब वैसे तो केयर को डायरेक्टली एस्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन बार्ट शायद उसके बारे में बहुत कुछ जानता था, इसीलिए केयर बार्ट से उन फाइल्स को दिखाने को बोलता है जो कि एस्टर और उसके पेरेंट्स से रिलेटेड थी। पर जैसा कि सोलोमोन ने बार्ट की मेमोरी को ही मिटा दिया था, इसीलिए बार्ट को तो ऐसा कुछ याद ही नहीं आता। जिसके बाद ही जाकर बार्ट को भी ये चीज रियलाइज होती है कि सोलोमोन ने उसकी मेमोरीज को मिटा दिया था। बार्ट को इससे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और एस्टर को तो केयर की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वो पहले भी इस शिप पर आ चुका है और वो बार्ट को जानता है। तभी अचानक से केयर के साथ आए दो बंदे एस्टर और साथ ही होलेन को बेहोश कर देती हैं और उनको एक हैच में बंद कर दिया जाता है। केयर अभी भी एस्टर को ऑब्जर्व कर रहा था। उसे एस्टर से उस आर्टिफैक्ट के साथ कांटेक्ट बनवाने का काम करवाना था
क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद सच में वो आर्टिफैक्ट उसके साथ कांटेक्ट करके उसके जरिए ही ह्यूमंस के लिए कोई मैसेज भेजने वाले हैं। एस्टर तब खुद से इस पर मान गई थी और तब केयर ने भी एस्टर और होलन दोनों को ही फ्री कर दिया था। अब सबसे पहले तो वो दोनों फारूद के नोट्स को ढूंढते हैं और उसके बाद वो बड़े आराम से उस आर्टिफैक्ट की नेक्स्ट लोकेशन का पता लगा लेते हैं। और क्योंकि वहां पर आर्टिफैक्ट इतने टाइम बाद बनने वाला था तो थोड़ी ही देर में वहां पर क्यूटीए वाले भी आने वाले होते हैं। तब एस्टर चाहती थी कि होलन वहां से क्यूटीए के लोगों के साथ चला जाए क्योंकि वो तो बेकन पर ही रहकर आर्टिफैक्ट से कांटेक्ट बनाकर रखने वाली थी और उसके पार की दुनिया के बारे में पता लगाने वाली थी। होलन तब इसके लिए नहीं मानता। तभी अचानक से होलन को पता चलता है कि जिस स्पेसशिप से वो बीकन 23 तक आया था वो स्पेसशिप भी अभी शॉक वेव्स की वजह से तैरते हुए बीकन 23 तक वापस आने वाला है। और क्योंकि होलन को अपने बारे में और चीजें पता करनी थी इसीलिए वो उस शिप पे जाने का डिसाइड करता है। फिर उसके शिप के बीकन 23 के पास आते ही वो जल्दी से उस शिप के अंदर चला गया था जहां पर उसे सोलोमन की डेड बॉडी और साथ ही एक वैसा ही मिनरल मिलता है जिससे मिलकर आर्टिफैक्ट बनता था। वहीं एस्टर अभी आर्टिफैक्ट से कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रही थी। पर यहाँ पर सबसे अजीब बात ये होती है कि वो आर्टिफैक्ट आज उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा था जैसे कि वो पहले करा करता था। लेकिन उस समय पर हॉलन उस पत्थर को भी बाहर फेंक देता है जो कि उसे स्पेसशिप में मिला था जिससे वो आर्टिफैक्ट फिर से पहले की तरह वर्क करने लग गया था और वो एस्टर के साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश भी कर रहा था। तब एस्टर को लगता है कि जैसे वो आर्टिफैक्ट उसको अपने अंदर बुला रहा हो। अपने कुछ विजन्स में तब वो अपने छोटे रूप को भी देखती है जिसके साथ होलैंड भी मौजूद था। तब एस्टर को तो समझ ही नहीं आता कि उसको आर्टिफैक्ट के विजन्स में होलैंड के दिखने का क्या मतलब है। तब तक वहां पर क्यूटीए वाले भी आ गए थे और क्योंकि उनके लिए होलैंड एक दुश्मन से कम नहीं था इसीलिए वो उसके ऊपर लगातार फायर करना चालू कर देते हैं। पर होलैंड भी एक बहुत अच्छा पायलट होता है और वो अपनी स्किल्स की मदद से क्यूटीए के सारे ड्रोन्स को खत्म कर देता है। इसके बाद जब वो एस्टर के पास जाता है तो एस्टर उसको अपने विजन के बारे में बताती है। उसको लग रहा था कि शायद आर्टिफैक्ट की तरफ से ये एक इनविटेशन था कि वो दोनों ही उस आर्टिफैक्ट के अंदर आ सकते थे। लेकिन वो उस जगह पर सच में जा पाते कि उससे पहले ही अचानक से वहां पर एल्फ यानी कि ओलिव का एआई वो अपनी मदर स्पेसशिप में बैठ कर आ जाता है जिसके सामने बीकन 23 तो एक चींटी के बराबर लग रही थी। इसके बाद जब एल्फ की मुलाकात एस्टर से होती है तो वो उससे पूछता है कि आर्टिफैक्ट कैसा दिखता है। इसका रीजन मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि एआई उस आर्टिफैक्ट को नहीं देख सकते थे। एस्टर तब एल्फ को उस आर्टिफैक्ट और उसके अंदर की दुनिया के बारे में सब कुछ बताने के लिए तैयार थी पर वो उसके सामने एक शर्त रखती है और वो शर्त यही थी कि वो लोग होलैंड के ऊपर से सभी चार्जेस को हटा देंगे और कभी भी होलैंड को परेशान नहीं करेंगे। इवन वो एस्टर और साथ ही होलैंड को 24 घंटे का वक्त भी देंगे ताकि वो आर्टिफैक्ट के अंदर जा सके और फिर जब वो बाहर आएंगे तो वो एल्फ को उस आर्टिफैक्ट के अंदर की दुनिया के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। एल्फ तो इसके लिए तुरंत मान जाता है क्योंकि वो आर्टिफैक्ट के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन के जरिए ही अपनी मालिक यानी कि ओलिव के मिशन को भी कंप्लीट कर सकता था और साथ ही उसे ये भी लग रहा था कि शायद अंदर कोई दूसरा डायमेंशन या दूसरा यूनिवर्स भी हो सकता है। पर जैसे ही केयर को ये बात समझ में आती है कि होलन और साथ ही एस्टर दोनों ही उस आर्टिफैक्ट के अंदर जाने वाले हैं तो वो काफी ज्यादा बौखला जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था जो कि ह्यूमन को फर्दर स्पेस एक्सप्लोरेशन से रोक रही थी। और होलन और एस्टर की ये हरकत तो दूसरे हायर बींग्स के लिए एक परफेक्ट इनविटेशन थी कि वो लोग ह्यूमन को अपने से कमजोर मान लें और उनके पास आकर उनका वजूद मिटा दें। और क्योंकि केयर ऐसा नहीं चाहता होता तो वो तुरंत ही अपने पास से एक गन निकालकर एस्टर को शूट कर देता है। तो पास्ट की रेलिंग से सर टकराने की वजह से एस्टर के सर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और तुरंत ही होलन उसके पास आकर उसको संभालने की कोशिश करता है। आगे हम लोग एस्टर को उसके ड्रीम में देखते हैं जहाँ पर एस्टर के ड्रीम में उसको आर्टिफैक्ट उसके बचपन के रूप में ही एक मैसेज दे रहा था। अब वो मैसेज क्या है और क्या सच में उस डार्क मैटर के बाहर एक दूसरा यूनिवर्स है और क्या एस्टर जिंदा बच पाएगी इसके बारे में जानने के लिए मिलेगा हमको इस कहानी के दूसरे सीजन में, क्योंकि ये सीजन तो यहीं पर खत्म होता है और इसका दूसरा सीजन मैं सिर्फ तभी लेकर आऊंगा जब इस सीजन के ऊपर अच्छा खासा रिस्पॉन्स होगा और आप लोगों की हाई डिमांड होगी।
इसीलिए अगर आप लोग इसका दूसरा सीजन चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट जरूर टाइप कर देना। उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। फिर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।